आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बहुत शोर है। हाँ बिल्कुल। और अक्सर हम मशीन लर्निंग, एमएल और डीप लर्निंग, डीएल जैसे शब्द सुनते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये एक ही चीज़ हैं या एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। सही कहा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इन दोनों के मुख्य अंतरों और खासियतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, और ये समझना देखिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि हैं तो दोनों एआई की ही शाखाएं, लेकिन इनके काम करने का तरीका, इनकी जरूरतें और कह सकते हैं इनकी ताकतें वो काफी अलग है। अच्छा। आज का मकसद यही है कि हम स्रोत सामग्री से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालकर श्रोताओं तक पहुंचाएं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से। ये क्या है असल में? लगता है ये एआई का वो हिस्सा है जो सिस्टम को डेटा से सीखने देता है बिना स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग के। हाँ बिल्कुल सही। ट्रेडिशनल एमएल कंप्यूटर को डेटा पैटर्न से सीखने देता है, पर इसकी एक बहुत खास बात है, वो है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मशीन को सिखाने से पहले इंसान को, मतलब डेटा साइंटिस्ट या उस विषय के एक्सपर्ट को, खुद ये तय करना पड़ता है कि कौन सा डेटा, मतलब डेटा के कौन से हिस्से या फीचर्स मॉडल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो मतलब इंसान चुनता है कि क्या महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे एक शेफ जानता है कि किसी खास डिश के लिए कौन से मसाले अहम है, वैसे ही इसमें टाइम भी लगता है और उस विषय की गहरी समझ भी चाहिए होती है। ठीक है। और इसी आधार पर फिर एल्गोरिदम काम करते हैं, जैसे डिसीजन ट्री या एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन। इनकी अच्छी बात यह है कि ये अक्सर समझने में आसान होते हैं। समझने में आसान कैसे? क्योंकि फीचर्स आपने खुद चुने हैं और एल्गोरिदम तुलनात्मक रूप से सरल होते हैं। तो आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मॉडल किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा। ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो इसका फायदा है पारदर्शिता। और डेटा कितना चाहिए होता है इसके लिए? इन्हें अक्सर कम डेटा पर भी चलाया जा सकता है, खासकर अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड हो, मतलब जैसे टेबल या स्प्रेडशीट में होता है। अच्छा, तो कहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादातर? ये फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम फिल्टरिंग या फिर कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने जैसे कामों के लिए काफी कारगर हैं। समझ गया। तो ये हुआ ट्रेडिशनल एमएल, जहां इंसान का रोल काफी अहम है, खासकर फीचर चुनने में। लेकिन फिर आता है डीप लर्निंग। हाँ, डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग से कैसे अलग है? इसमें क्या खास बात है? डीप लर्निंग आप कह सकती हैं मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड, एक खास हिस्सा है। ये इंसानी दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से प्रेरित है। न्यूरल नेटवर्क जैसे? हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह, मतलब वो फीचर चुनने वाला काम खत्म। हाँ, काफी हद तक ये खुद ही कच्चे डेटा से, मतलब रॉ डेटा से जरूरी पैटर्न और फीचर्स सीख लेता है। सोचे, मशीन को बताना नहीं पड़ता कि तस्वीर में आंख कहाँ है या किनारा कहाँ है, वो खुद ही समझ लेती है। ये तो कमाल है। ये होता कैसे है? आपने कच्चे डेटा का जिक्र किया। हाँ, डीप लर्निंग इस्तेमाल करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी एएनएन का, जिनमें कई परतें होती हैं। इसीलिए इसे डीप लर्निंग कहते हैं। हर परत पिछली परत के आउटपुट को लेकर उसे और प्रोसेस करके ज्यादा जटिल जानकारी निकालती है। अच्छा, परत दर परत सीखता है। बिल्कुल, और ये खास तौर पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर बहुत अच्छा काम करता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो फाइल्स या साधारण टेक्स्ट जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट ना हो। पर यहाँ एक चुनौती भी है। चुनौती? क्या मतलब? किस तरह की कीमत चुकानी पड़ती? देखिए, इसे सीखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता है, पारंपरिक एमएल से कहीं ज्यादा। ओके, डेटा की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इन जटिल गणनाओं के लिए बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए, जैसे कि जीपीयूज। आपने सुना होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। हाँ, गेमिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। हाँ वही। और एक और बड़ी चुनौती है, ये मॉडल अक्सर ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। ब्लैक बॉक्स, इसका क्या मतलब? वो हवाई जहाज वाला? हाँ, नहीं, मतलब ये कि ये इतने जटिल होते हैं, इतनी परतें होती हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मॉडल ने कोई खास फैसला क्यों लिया। नतीजे तो बहुत सटीक दे सकता है, पर वो नतीजे पर पहुंचा कैसे, ये बताना कठिन होता है। अच्छा, मतलब पारदर्शिता की कमी। हाँ बिल्कुल, और ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, खासकर जब इन मॉडल्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर या फाइनेंस जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहा हो। तो यहाँ एक तरह की कश्मकश है। ट्रेडिशनल एमएल में पारदर्शिता और नियंत्रण ज्यादा, लेकिन मैनुअल काम भी।
दूसरी तरफ डीप लर्निंग में ऑटोमेशन और जटिल पैटर्न समझने की गजब की क्षमता, पर पारदर्शिता कम और संसाधन ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो मुख्य अंतर यही है, फीचर इंजीनियरिंग का तरीका मैनुअल बनाम ऑटोमेटिक, डेटा की जरूरत कम बनाम बहुत ज्यादा, कंप्यूटिंग पावर कम बनाम ज्यादा, पारदर्शिता ज्यादा बनाम कम। और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग तरह के डेटा और समस्याओं के लिए होता होगा। हाँ बिल्कुल। ट्रेडिशनल एमएल स्ट्रक्चर्ड डेटा और अपेक्षाकृत सरल पैटर्न के लिए बेहतर है, जबकि डीप लर्निंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और बहुत जटिल पैटर्न के लिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कोई एक हमेशा दूसरे से बेहतर नहीं होता। तो चुनाव किस आधार पर करें? चुनाव पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि समस्या क्या है, हमारे पास डेटा कैसा और कितना है, और हमारे पास संसाधन कितने हैं, कंप्यूटिंग पावर, एक्सपर्ट लोग वगैरह। अच्छा। जैसे ट्रेडिशनल एमएल धोखाधड़ी पकड़ने या किसी मशीन के खराब होने का अनुमान लगाने में बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ डीप लर्निंग ने भाषा अनुवाद, इमेज रिकग्निशन, आवाज की पहचान, यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों में क्रांति ला दी है। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल एमएल और डीप लर्निंग दोनों ही एआई के बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, पर दोनों की अपनी जगह है, अपनी ताकत है। हाँ, सही तकनीक का चुनाव ही सफलता की कुंजी है। तो इसका मतलब यही है कि एआई का भविष्य शायद इन दोनों के सही संतुलन और समझदारी भरे इस्तेमाल पर ही निर्भर करेगा। हमें समस्या देखकर सही टूल चुनना होगा। एकदम सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जब डीप लर्निंग मॉडल इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन अक्सर ब्लैक बॉक्स होते हैं, तो हम उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस या कानूनी फैसले लेने में? क्या सटीकता हमेशा इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समझ सकें कि फैसला कैसे लिया गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। सटीकता बनाम समझने की क्षमता, इस पर विचार करना जरूरी है।